फ्रेंड्स, आज हम इनकम टैक्स का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट्स। अब देखिए, इनकम टैक्स समझने से पहले हमें इसका एबीसीडी समझना पड़ेगा। एबीसीडी मतलब ये इनकम टैक्स होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, वो सारा हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। चैप्टर का नाम है बेसिक कंसेप्ट्स या बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, तो इनकम टैक्स समझने से पहले आप ये समझिए कि टैक्स क्या होता है। क्वेश्चन है कि टैक्स क्या होता है। तो अगर टैक्स की एक सिंपल डेफिनेशन पढ़ी जाए तो हम बोलेंगे, जब भी देश की गवर्नमेंट किसी कानून के तहत किसी स्टैट्यूट के तहत, कानून कह दो, स्टैट्यूट कह दो या एक्ट कह दो, एक ही बात है, जब देश की जनता से कंपल्सरी पेमेंट रिकवर करे, कानून में जो बात लिख दी गई उसका सहारा लेते हुए जब देश की गवर्नमेंट कंपल्सरी पेमेंट रिकवर करे तो हम उसे बोलेंगे कि गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया हम पर। गवर्नमेंट ने हम पर क्या लगा दिया? टैक्स लगा दिया। अब जैसे हम इनकम टैक्स की बात करें तो गवर्नमेंट के पास पावर नहीं थी इनकम टैक्स लगाने की। इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है, इसलिए क्या है, गवर्नमेंट हमसे टैक्स रिकवर करती है। मतलब बगैर किसी कानून के गवर्नमेंट हमसे कंपल्सरी पेमेंट नहीं ले सकती। बगैर किसी कानून के, कानून का होना जरूरी है। समझ गए? कोई प्रॉब्लम? अब एग्जाम्पल लें कि आप बिजली का बिल भरते हो। आप मान लो किसी सरकारी कंपनी की बिजली कंज्यूम कर रहे हो और आप गवर्नमेंट को बिजली का बिल भरते हो, तो वो टैक्स नहीं है, बिकॉज किसी कानून के तहत आपसे रिकवरी नहीं की गई। आपने तो कोई चीज खरीदी है गवर्नमेंट से, उसकी पेमेंट कर रहे हो आप। अब वो चीज मत खरीदो, आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप बिजली का कनेक्शन मत लो, आपको बिजली का बिल नहीं आएगा। कनेक्शन लोगे, सर्विसेज लोगे तो बिजली का बिल आएगा। गेटिंग? लेकिन अगर सरकार हम पर इनकम टैक्स लगा रही है या जीएसटी लगा रही है या कोई और टैक्स लगा रही है, उसमें तो सरकार हमें डायरेक्टली तो कुछ भी नहीं दे रही, बस हमसे पैसे ले रही है किसी कानून की सहायता से। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कि भाई ये कानून कौन बनाता है? कानून कौन बनाता है? बताओ, आप लोग सब सोच के बताओ कि कानून कौन बनाता है। अब आप में से बहुत से बच्चे कहने की जी देश की गवर्नमेंट बनाती है। नहीं, देश की गवर्नमेंट कानून नहीं बनाती। कानून बनता है पार्लियामेंट के अंदर। देखो, अगर सेंटर की बात करें तो कानून बनेगा पार्लियामेंट के अंदर। इसका मतलब कानून कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाती है। पार्लियामेंट में कौन होता है? पार्लियामेंट में हमारे चुने हुए एमपी होते हैं, जिनको हम वोट देके चुनते हो, पार्लियामेंट पहुंच जाते हैं, संसद पहुंच जाते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर फिर भी गवर्नमेंट ही बनाएगी। अगर हम बात करें कि आज अगर मान लो बीजेपी की गवर्नमेंट है और बीजेपी की गवर्नमेंट को अगर कोई कानून बनाना है तो गवर्नमेंट का बहुमत है पार्लियामेंट के अंदर, और जिसका बहुमत होता है वो बिल पास हो जाता है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट नहीं बनाया सर। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर आज बीजेपी गवर्नमेंट के मन में कुछ आया कि एक काम करते हैं, हम देश की जनता से बेवजह ही सबको बोलेंगे डेली के 100 रुपये हमें जमा कराओ या हफ्ते के 5,000 रुपये हमें जमा कराओ। हफ्ता स्टार्ट कर दिया गवर्नमेंट ने। तो क्या गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी से कोई भी कानून बना देगी? और अगर वो पास कर दिया बहुमत होने के कारण संसद में, तो क्या हमें देना ही पड़ेगा? ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट अपनी मर्जी से संसद में कोई भी कानून नहीं बना सकती। संसद को जो कानून बनाने की पावर है वो पावर मिली है कॉन्स्टिट्यूशन से। किससे? कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिस्ट है, शेड्यूल 7 है आई थिंक। तो उसके अंदर हमें क्या है? लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3, 3 लिस्ट है। इन 3 लिस्टों में जो मुद्दे दिए हुए हैं उन पर ही देश की गवर्नमेंट कानून बना सकती है। अगर थोड़ा और डिटेल में जाऊं तो देखिए, लिस्ट 1 को तो हम बोलते हैं यूनियन लिस्ट। लिस्ट 1 में जो भी मुद्दे दिए हुए हैं, काफी सारे पॉइंट लिखे हुए जिसमें से इनकम टैक्स भी एक है।
जो भी मुद्दे दिए हुए हैं उन मुद्दों पर देश की यूनियन गवर्नमेंट टैक्स क्या है लागू करवा सकती है बिल पेश करके। मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब बिल कहां पेश होगा? बिल पेश होगा पार्लियामेंट के अंदर। समझ गया मेरी बात को? तो अगर देश की गवर्नमेंट लिस्ट 1 में जो मुद्दे दिए हुए हैं, इन मुद्दों पर अगर कोई टैक्स लगाना चाहती है तो वो संसद के अंदर बिल पेश करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और उस बिल के ऊपर वोटिंग होगी। बहुमत से अगर वो बिल पास हो जाता है तो कानून बन जाएगा। तो अब समझ गए ना, संविधान में जो चीज नहीं लिखी हुई, मन मर्जी चीज का आप कोई कानून नहीं बना सकते। हां, संविधान को ही बदल दोगे अगर, तो अलग बात है। तो इसमें मैं आपको बता दूं, संविधान में भी बदलना कोई आसान नहीं है। संविधान को बदलना, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर तो चेंज ही नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी क्या है, डिसाइडेड केस लो है। हाँ, बाकी जो चेंज कर सकते हो उसका भी प्रोसीजर काफी कॉम्प्लेक्स है, सिंपल कानून बनने जैसा प्रोसीजर नहीं है। समझ गया मेरी बात को? अच्छा, लिस्ट 1 की बात हो गई। लिस्ट 2, लिस्ट 2 को कहते हैं स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अंदर भी बहुत सारे मैटर दिए हुए हैं। जितने मैटर दिए हुए हैं उन सब मैटर्स पे कानून बनाने का जो जिम्मा है वो है स्टेट गवर्नमेंट का। मतलब स्टेट लिस्ट में जो मैटर है वो स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी। स्टेट गवर्नमेंट खुद तो कानून बना नहीं सकती, वो असेंबली में, स्टेट असेंबली जिसको विधानसभा बोलते हो, कुछ स्टेट्स में विधान परिषद भी है, 2 सदन होते हैं, और मोस्टली स्टेट में तो क्या है, एक ही सदन होता है जिसको हम विधानसभा बोलते हैं, असेंबली बोलते हैं। तो उसको असेंबली में कानून पास करवाना पड़ेगा। आप सबको पता है ना, देश में 2 तरह की गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कुछ तो कानून बनाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे रखी है, कुछ पावर दे रखी है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। समझ गए? कोई प्रॉब्लम? तो ये क्या है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है। एक लिस्ट और भी है जिसका नाम है लिस्ट 3। लिस्ट 3 का नाम है कंकरेंट लिस्ट। इसको क्या बोलते हैं? कंकरेंट लिस्ट। मतलब इस लिस्ट के अंदर जो पावर्स हैं वो दोनों की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी और स्टेट गवर्नमेंट की। हालांकि इस लिस्ट में कोई कानून अभी करंटली कोई बना नहीं हुआ, बट इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है, स्टेट भी बना सकती है। अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है, उसका कानून क्या है, ऊपर रहेगा, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट वाला नहीं रहेगा। मतलब इसमें भी ज्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी हुई है। ठीक है, तो याद रखना, कानून अपनी मर्जी से नहीं बन सकता। संविधान की जो लिस्ट में लिखा हुआ है उन मुद्दों पर कानून कौन बनाएगी? पार्लियामेंट बनाएगी। पार्लियामेंट ने कानून बना दिया, अब उस कानून को देश में लागू करना है। लागू करने का जिम्मा किसका है? गवर्नमेंट का है। लागू करने का जिम्मा गवर्नमेंट का है। कोई भी कानून हो देश में, अगर कोई शांति व्यवस्था बना के रखनी है तो जो भी हमारे इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी, सीपीसी जो भी है, उनका लागू करने का जिम्मा भी गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट के पास प्रॉपर मशीनरी है, पुलिस का सिस्टम है, सब चीजें हैं, उससे वो चीजें, वो शांति व्यवस्था बनाए रखती है गवर्नमेंट। ठीक है, ऐसे ही देश के अंदर टेलीकम्युनिकेशन को रेगुलेट करना है तो जिम्मा किसके पास है? देश की गवर्नमेंट के पास है। उसने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना रखी है, जिसकी मदद से क्या है, पूरा मैनेजमेंट चलता है। मतलब सरकार के पास जिम्मा है, सरकार अपनी व्यवस्था को बनाकर क्या है, देश के अंदर व्यवस्था बना के रखती है। अब अगर मैं बात करूं टैक्स की, तो आपको पता है हमारे जो टैक्स हैं, टैक्स 2 तरह के होते हैं। टैक्स, अब मैं ना सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं एक बारी, ठीक है, इनकम टैक्स में सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करेंगे ओनली। अच्छा, टैक्स 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स कि जिस पर टैक्स लगा उसको अपनी पॉकेट से भरना ही पड़ेगा। जैसे इनकम टैक्स, आपने इनकम कमाई है, तो आपकी इनकम के ऊपर टैक्स आपको ही पे करना पड़ेगा, आप किसी और से रिकवर करके नहीं दे सकते। अब वहीं दूसरी तरफ जीएसटी है। जीएसटी क्या है? जो माल बेचता है उसके ऊपर जीएसटी लगती है, लेकिन माल बेचने वाला क्या करता है, बिल में जीएसटी जोड़ के कस्टमर से ले लेता है और कस्टमर से लेके गवर्नमेंट को पे कर देता है। तो इनडायरेक्टली कौन बियर करता है? कस्टमर। और डायरेक्टली लग किस पर रहा है? सेलर पर, माल बेचने वाले पर। तो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर एग्जांपल हो गया जीएसटी का,
जो इनडायरेक्टली कस्टमर समझ गए ना, कस्टमर को बियर करना पड़ता है, वही कष्ट से मरेगा। ओके, कोई प्रॉब्लम? तो अब देश के अंदर डायरेक्ट टैक्स की व्यवस्था भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनानी है, और इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी हालांकि स्टेट और सेंटर मिलकर चलाते हैं। तो व्यवस्था तो बनानी है ना, व्यवस्था बनाने के लिए क्या सिस्टम बनाया? अब देखो, गवर्नमेंट में तो हर 5 साल में लोग चेंज होते रहते हैं, कभी कोई सरकार, दूसरी सरकार आने के पूरे चांसेस होते हैं। तो एक परमानेंट बोर्ड बना दिया जिसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी। वहीं इनडायरेक्ट टैक्स का भी एक परमानेंट बोर्ड बना दिया जिसको नाम दिया सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, समझ गए? तो सीबीडीटी बना दिया डायरेक्ट टैक्स के लिए। अभी हम केवल डायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे, ठीक है, और हम केवल इनकम टैक्स की बात करेंगे। अब देखिए, इनकम टैक्स की मैनेजमेंट किसके पास है? सीबीडीटी के पास। इनकम टैक्स लगा कहां से? कानून से लगा। कानून का नाम क्या है? इनकम टैक्स एक्ट। तो अब बेसिक कंसेप्ट देखिए, इनकम टैक्स का यहां से शुरू होता है। स्कीम ऑफ टैक्सेशन, हम हमारे नोट्स पर आ जाते हैं कि एवरी पर्सन, कोई भी व्यक्ति whose total income of previous year exceeds the maximum amount which is not chargeable to income tax is an assessable income and chargeable to income tax at the rates of tax prescribed in the Finance Act। बस इतना ही पढ़ते हैं, अदरवाइज ज्यादा हो जाएगा आपके लिए। अब देखो भाई, हर व्यक्ति जिसकी इनकम टैक्सेबल बनती है, मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा बनती है इनकम टैक्स कानून के अंदर, उसे इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। रिपीट कर रहा हूं, हर व्यक्ति जिसकी जो इनकम है, जितनी इनकम माफ है उससे ज्यादा है, इनकम टैक्स में जितनी इनकम माफ है मैक्सिमम, अगर आपकी इनकम उससे ज्यादा है तो आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। अब कितनी इनकम माफ है? अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि जी 2.5 लाख माफ होती है, कुछ कह रहे हैं जी 5 लाख माफ होती है, कुछ कह रहे हैं कि जी हर साल नया नया सुनने को मिलता है, कभी 2.5 लाख है, कभी 3 लाख है, चेंज होता रहता है। क्या हर साल कानून में चेंज आता है? क्या इनकम टैक्स एक्ट हर साल दोबारा बनता है? हाँ, देखो चेंज तो होता है, ये तो आपको पता है, हर साल आप न्यूज में सुनते हो इनकम टैक्स की स्लैब बढ़ा दी, कम कर दी, बट इनकम टैक्स के कानून में चेंज नहीं होता। इनकम टैक्स कानून में साफ साफ लिखा गया है कि जो इनकम टैक्स की रेट्स हैं वो प्रिस्क्राइब कहां होगी? हर साल जो फाइनेंस एक्ट आएगा उसमें। अब शांति से फाइनेंस एक्ट के बारे में समझिए। इसको देसी भाषा में कहते हैं हम बजट, कि बजट आ गया। फाइनेंस एक्ट काफी वाइड चीज है, ये सिर्फ इनकम टैक्स तक सीमित नहीं है। हर साल देश की गवर्नमेंट आने वाले साल का बजट बनाती है। बजट का मतलब देश की गवर्नमेंट सोचती है कि हमारे पास पैसा कहां कहां से आएगा, इनकम कहां कहां से आएगी और हम उसको खर्च कहां कहां करेंगे। तो हर साल 1 अप्रैल को हमारा नया साल शुरू होता है, तो 1 अप्रैल से पहले ही बजट बनाया जाएगा, क्योंकि 1 अप्रैल से तो हमारा वित्त वर्ष, हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू ही हो गया। तो आमतौर से हम देखते हैं जनवरी फरवरी के अंदर क्या है, बजट की न्यूज आनी शुरू हो जाती है कि हां जी बजट आ रहा है। बजट क्या है? अब देखो, पार्लियामेंट में जब भी कोई कानून बनता है ना, पहले उसका बिल पेश होता है। बिल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने जो सलाहकार है उनकी हेल्प से उस कानून का खाका तैयार करती है, उस कानून का स्ट्रक्चर बनाती है, या यूं समझ लो ड्राफ्ट कानून बनाती है। ड्राफ्ट कानून बनाया बिकॉज कानून बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है, कानून बनाने की पावर तो पार्लियामेंट में है। कानून तो पार्लियामेंट बनाएगी, लेकिन कानून होगा कैसा, उसका ड्राफ्ट कौन तैयार करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ने तैयार कर लिया। वो जो कागज, जिस कागज पर सब डिटेल लिखी हुई है, जो अभी कानून नहीं बना है, उसे हम बिल कहते हैं। और जब सेंट्रल गवर्नमेंट उसे पास कर देती है, जब पार्लियामेंट उसे पास कर देती है, देन इट बिकम्स एक्ट, वो कानून बन गया। तो पहले फाइनेंस बिल पेश होता है, जो आप न्यूज में सुनते हो, जो देश का जो वित्त मंत्री है वो हर साल क्या है बजट पढ़ रहा होता है, वो जो फाइनेंस बिल है उसको पढ़ रहा होता है संसद के अंदर। वो कहता है कि देखो जी, आने वाले साल में हम इस तरीके से अपनी इनकम कमाएंगे,
ये फलाने टैक्स से इतना पैसा आएगा, इस टैक्स से इतना पैसा आएगा, ये हमें उम्मीद है, और उस पैसे को हम यहां जैसे एजुकेशन पर इतना खर्च कर देंगे, डिफेंस पर इतना खर्च कर देंगे, हेल्थ पर ये खर्च करेंगे, ट्रांसपोर्ट में ये खर्च करेंगे, वो सब चीजें बताते हैं। और जब इनकम की बात होती है तो गवर्नमेंट की इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा टैक्स से भी आता है। तो वो जब बात हो रही होती है उसके अंदर ही इनकम टैक्स के जो बदलाव है उनकी बात हो जाती है। वो बताते हैं कि इस साल इनकम टैक्स में 2.5 लाख रुपए माफ है या 5 लाख रुपए माफ है, अगले 5 लाख पर 10% लगाएंगे, 20 लगाएंगे, 30 लगाएंगे, वो सारी बातें वहां कर देते हैं। साथ साथ जीएसटी की भी बात करते हैं, सब कानूनों की बात होती है, जीएसटी में ये बदलाव लेकर आएंगे, ये बदलाव लेकर आएंगे, वो सब बातें करते हैं। बट अभी अगर हम इनकम टैक्स पर टिक जाएं तो पूरे बजट में इनकम टैक्स की भी हल्की फुल्की बात होती है, जिसमें स्लैब्स डिस्कस होती है कि अब आने वाले साल में जो लोग कमाई करेंगे उनकी कमाई का इतने पैसे पर टैक्स नहीं लगेगा, इतने पर 20% लगेगा, फिर 30% लगेगा, वो सारा सिस्टम बना देते हैं। तो जो हम देखते हैं कि इनकम टैक्स में हर साल जो इनकम में चेंज आया है वो इनकम टैक्स एक्ट में चेंज नहीं आता, वो फाइनेंस एक्ट चेंज करता है, जिसको हम बजट कहते हैं। समझ गए? तो बजट के अंदर हमें स्लैब रेट्स डिफाइंड होती है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत? तो अब दोबारा पढ़ो मीनिंग को। एवरी पर्सन, हर व्यक्ति, हुज टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर मतलब जिसमें आपने इनकम कमाई है। ये आपको एक अलग से वीडियो मिल गई होगी जिसमें प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का डेफिनेशन बताइए अच्छे से, तो मैं दोबारा वहां नहीं जाऊंगा कि व्हाट इज प्रीवियस ईयर एंड व्हाट इज असेसमेंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर में जिसकी टोटल इनकम एक्सीड कर गई मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में जिस इनकम पर टैक्स नहीं लगता उससे ज्यादा अगर आपकी इनकम हो गई तो वो असेसेबल इनकम है, उस पर क्या है इनकम टैक्स लगेगा, और किस रेट से लगेगा? जो फाइनेंस एक्ट में जो रेट प्रिस्क्राइब्ड है उस रेट से लगेगा। और हावेवर लेकिन जो टैक्सेबल इनकम है वो डिटरमिन कैसे होगी? उस व्यक्ति के रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है रेजिडेंशियल स्टेटस, क्या होता बताएगा, ठीक है। हालांकि अभी जनरली आप ये समझो कि हम सब लोग भारत में रहते हैं, हमें तो टैक्स देना ही पड़ेगा। किस रेट से देना पड़ेगा? जो फाइनेंस एक्ट में बताई है उस रेट से। हर साल नया फाइनेंस एक्ट आता है, समझ गए? अब फाइनेंस एक्ट कब आता है मैंने ये भी बता दिया आपको। फाइनेंस एक्ट देखो 1 अप्रैल से नया साल शुरू होता है, तो 1 अप्रैल से पहले ही आ जाता है। तो अब अगर मैं कहता हूं फाइनेंस एक्ट 2020, इसका क्या मतलब है? ये कौन से साल का फाइनेंस एक्ट है? ये बजट है ना। ये कब आया होगा? मैं एक हाइपोथेटिकल रेट ले रहा हूं, डेट ली मैंने 1 फरवरी 2020 में आया होगा। मतलब 1 फरवरी 2020 को फाइनेंस एक्ट आया, तो ये कौन से साल की कमाई की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021। बजट हमेशा हम आने वाले साल का बनाते हैं, तो फरवरी में जो बात कर रहे हैं वो अगले साल की बात कर रहे हैं, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च की बात कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसमें फाइनेंस एक्ट में कौन से साल की कमाई की बात हो रही है? 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 21। तो ये हो गया हमारा इनकम टैक्स का प्रीवियस ईयर, जिस साल की आप इनकम की बात करते हो। अच्छा, इस साल की इनकम के ऊपर आप टैक्स कब भरोगे? अगले साल में 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक आप टैक्स भरोगे। इसको हमने क्या कह दिया? असेसमेंट ईयर। ये आप समझ चुके हो, व्हाट इज प्रीवियस ईयर, व्हाट इज असेसमेंट ईयर। तो फाइनेंस एक्ट 2020 मतलब 2020-21 की इनकम की बात होगी उसमें। 2020-21 के इनकम टैक्स की बात उसमें जरूर होगी उस फाइनेंस एक्ट में। और 2020-21 का जो इनकम टैक्स बनता है वो भरोगे कब? उससे अगले साल में 21-22 में। ठीक है। तो ये जो स्कीम ऑफ टैक्सेशन है, इसमें मैंने आपको इनकम टैक्स के बारे में हल्का हल्का बताया कि कैसे फाइनेंस एक्ट क्या होता है, यहां से जिक्र आ गया इसका, और प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर भी उससे हमने लिंक कर लिया। ओके, भी आपकी इनकम अगर मैक्सिमम इनकम चार्जेबल टू टैक्स से ज्यादा है, मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट था। मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स
वो अमाउंट मैक्सिमम जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, मतलब वो जो 2.5 लाख हम सुनते हैं ना, 2.5 लाख तक माफ है, 3 लाख तक माफ है, जो बात हम सुनते हैं वो उसकी बात हो रही है। समझ गए? ओके। अब इनकम टैक्स के बारे में कुछ और बेसिक प्रिंसिपल्स। पहला ये कि इनकम टैक्स एक एनुअल टैक्स है, बिल्कुल 1 साल की कमाई पर आपको इनकम टैक्स देना होता है। ऐसा नहीं है कि हर महीने इनकम टैक्स भरना है या हर 3 महीने बाद इनकम टैक्स भरना है, मंथली, क्वार्टरली या 6 मंथली, बाई एनुअली नहीं है, ये एनुअल टैक्स है। ठीक है जी। इनकम टैक्स इज पेड ऑन द इनकम, यहां पे वर्ड आएगा इनकम। इनकम टैक्स इज पेड ऑन द इनकम अर्नड इन प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर, बिल्कुल ये हम समझ चुके हैं। प्रीवियस ईयर में जो इनकम कमाते हो उसके ऊपर इनकम टैक्स आप अगले असेसमेंट ईयर में भरते हो। ठीक है जी, ओके। तीसरा, इनकम टैक्स रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय द एनुअल फाइनेंस एक्ट बजट। अभी अभी मैंने आपको बता दिया कि भाई बजट के अंदर इनकम टैक्स की रेट्स प्रिस्क्राइब होती है, किस रेट से इनकम टैक्स देना है। टैक्स इज चार्ज ऑन एवरी पर्सन एज डिफाइंड इन सेक्शन 2(3). हर व्यक्ति पर इनकम टैक्स लगेगा। अब यहां पर पर्सन होता कौन है? आप सोचोगे आप और हम जैसे लोग सर पर्सन होते हैं। अरे हम जैसे तो लोग पर्सन होते ही हैं, जिन्हें नेचर ने ह्यूमन बीइंग बनाया है वो तो पर्सन होते ही हैं। इसके अलावा कंपनी है वो भी टैक्स देगी, वो भी इनकम टैक्स में पर्सन है। HUF नाम सुनेंगे थोड़ी देर में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट, सोसाइटी, ये सब लोग भी क्या है, इनकम टैक्स में पर्सन माने जाते हैं, इनको भी टैक्स देना पड़ता है, बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट जी, इनकम टैक्स इज चार्ज ऑन टोटल इनकम विच इज कैलकुलेटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, बिल्कुल। इनकम टैक्स कैसे निकालोगे? जैसे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर इनकम निकालने का तरीका दिया हुआ है उस तरीके से निकालोगे। अब देखो यहां पर गौर करने वाली बात है, इनकम टैक्स किस पर लगता है जी? इनकम टैक्स इनकम पर लगता है जी। और इनकम कैसे निकालोगे? इनकम आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेटेड एज पर इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट में जो तरीका बताया गया है उस तरीके से इनकम निकालोगे। और टैक्स किस रेट से दोगे? टैक्स की दर क्या होगी? ये रेट होगी एज पर फाइनेंस एक्ट। समझ गए ना? इनकम टैक्स में तो इनकम कैसे निकलेगी वो सारी बात बता दी आपको, लेकिन किस दर से इनकम टैक्स देना है वो इनकम टैक्स का एक्ट नहीं बताता, आपको फाइनेंस एक्ट बताता है। ठीक है जी, ये तो हमने अभी थोड़ी देर पहले समझ भी लिया था, लिंक कर लिया इस पॉइंट से, बस और तो क्या है। ये हमारा क्या है, बेसिक जो इनकम टैक्स का जो चार्जेस सेक्शन है उसके बेसिक प्रिंसिपल हो गए। अब इसके बाद में है डेफिनेशन असेसमेंट ईयर की और प्रीवियस ईयर की। ये डेफिनेशन मैं आपको अलग से एक वीडियो दे चुका हूं, अब दोबारा इस पर हम यहां पर टाइम नहीं लगाने वाले। ठीक है जी। हाँ, पर्सन समझते हैं, जैसे मैंने अभी बोला था ना कि पर्सन कौन कौन से होते हैं। अब हम यहां पर पर्सन्स के नाम देख लेते हैं। देखो, इंडिविजुअल, पहला पर्सन कौन होता है? इंडिविजुअल। आप जैसे हम जैसे लोग जिन्हें भगवान ने हाथ कान नाक पांव दिए हैं, जिन्हें हम इंसान कहते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग्स तो पर्सन है ही है। दूसरा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में HUF बोलेंगे। यह बड़ी नई चीज है आपके लिए। इनकम टैक्स में ज्वाइंट फैमिली बिजनेस को, ज्वाइंट फैमिली समझ गए ना, ऐसा काम जो पूरे परिवार का है, वो किसी एक व्यक्ति का नहीं है, जो पूरे परिवार का साझा काम है। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझा रहा हूं, ये टेक्निकल लैंग्वेज का यूज नहीं कर रहा। ऐसा काम जो सबका, पूरे परिवार का साझा है, उस काम से जो इनकम आएगी उसके ऊपर इनकम टैक्स क्या परिवार का एक व्यक्ति भरेगा? नहीं, पूरे परिवार को इनकम टैक्स में अलग से एक व्यक्ति मान लिया जाता है। देखो, इमेजिन करो कि एक परिवार के अंदर मिस्टर दादू है। मिस्टर दादू के मान लो 3 बेटे हैं, 3 बेटे ही कर लेते हैं, 4 ज्यादा हो गए, कुछ तो फैमिली प्लानिंग का ध्यान रखना पड़ेगा हमें।
मिस्टर दादू के 3 बेटे हैं। एक का तो नाम है मिस्टर चाचू, एक का नाम है मिस्टर बापू, एक का नाम है मिस्टर ताऊ। ठीक है, और मिस्टर बापू की संतान है, सपोज करो मिस्टर राज, मिस्टर राज। मिस्टर चाचू के भी बच्चे हैं, मान लो इनके 3 बच्चे हैं। मिस्टर ताऊ के भी मान लो 2 बच्चे हैं। मिस्टर बापू के एक ही बच्चा है, राज। ठीक है, राज नाम तो सुना होगा आपने, ठीक है, शाहरुख खान का फेमस डायलॉग। तो अब ये पूरा परिवार इकट्ठा रहता है, ये पूरा परिवार इकट्ठा रहता है। ठीक है, अब और भी फैमिली में लोग तो है ही ना। मिस्टर ताऊ के साथ ताई भी तो आई है, ताई गिफ्ट में है। बापू के साथ मम्मी गिफ्ट में है, चाचू के साथ चाची गिफ्ट में है। ठीक है ना, समझ गए? क्योंकि देखो दंपति तो इकट्ठी रहेगी, ये तो कपल तो है ही, तभी तो इनके बच्चे हैं आगे। तो ये सारे लोग एक परिवार के लोग हैं। अब एचयूएफ समझा रहा हूं, ध्यान रखना। इनका एक फैमिली बिजनेस है, एक दुकान है दिल्ली के अंदर चांदनी चौक पर, जिसका नाम है मैसर्स दादू एंड सन्स। ये इस दुकान का नाम है। हलवाई की दुकान है, बड़ी अच्छी चलती है, लेकिन साझा काम है। इस दुकान में कोई बंटवारा नहीं है, पूरे परिवार की इनकम है। इस दुकान पर कई बार दादू जाके बैठ जाते हैं, दादू थक जाते हैं तो आ जाते हैं, कभी कोई बेटा बैठ जाता है, लेकिन कमाई पूरा परिवार खाता है इसकी। समझ गए? तो दादू एंड सन्स की जो इनकम है ना, वो एचयूएफ की इनकम है। इस इनकम पर ना तो अकेले दादू टैक्स देंगे, ना चाचू, ना ताऊ, ना राज का बापू। अकेला कोई टैक्स नहीं देगा, पूरा परिवार मतलब एचयूएफ टैक्स देगी। आप बोलोगे एचयूएफ को कोई हाथ का नाक पांव थोड़ी है, किसी व्यक्ति को ही टैक्स देना पड़ेगा। अरे भाई देना पड़ता होगा किसी व्यक्ति को, लेकिन इनकम टैक्स में एचयूएफ का अलग से पैन कार्ड होगा, इसकी अलग से रिटर्न भरी जाएगी। जो हेड ऑफ द फैमिली होता है वो एचयूएफ का कर्ता कहलाता है। कर्ता, क्या नाम है? कर्ता। ये हेड ऑफ द फैमिली होगा, जिम्मेवारी इसकी होती है टैक्स वैक्स भरने की। जैसे इसमें मिस्टर दादू करता होंगे फैमिली के, जो एल्डर मेंबर है, जो सीनियर मोस्ट मेंबर है, वो करता होता है, बाकी फैमिली मेंबर्स होते हैं। समझ गए मेरी बात को? अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि बाकी लोग कोई इनकम नहीं कमाते। बाकी लोग हो सकता है कोई और इनकम कमाते हो, जैसे चाची है ना, जो चाची, चाचू की वाइफ चाची, ये गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है, तो वो उसकी इंडिविजुअल की इनकम है, उस पर टैक्स चाची खुद देगी। ये जो हमारे बापू की वाइफ मतलब मम्मी, ठीक है, मम्मी क्या है? हाउसवाइफ है, अज्यूम करो। चलो हाउसवाइफ नहीं है, पता लगा कि ये एक ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, वो अलग है, वो इनका खुद का है, वो इनका खुद का है, उस पर टैक्स ये खुद पे करेंगे। मिस्टर जो ताऊ है, ताऊ के जो दोनों बच्चे हैं, दोनों बच्चे क्या है? जॉब लगे हुए हैं, तो उसकी उनकी सैलरी की इनकम आती है, वो खुद टैक्स पे करेंगे। बट जो ज्वाइंट फैमिली बिजनेस है ना, जो दुकान है, दुकान की इनकम पूरे परिवार की इनकम होती है। अगर ऐसा है तो वो एचयूएफ की इनकम है। समझ गया मेरी बात को? कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक? तो पर्सन्स में हमने इंडिविजुअल समझ लिया और एचयूएफ समझ लिया। तीसरा है पर्सन में फर्म। क्या है? फर्म। कुछ लोग फर्म कहते हैं, फर्म, फर्म नहीं, इसको बोले फर्म। जब भी इनकम टैक्स एक्ट में फर्म की बात आएगी तो समझ लो पार्टनरशिप फर्म की बात हो रही है। समझ गए? देखो हमने अकाउंट्स में सीखा है कि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म भी हो जाती है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है। तो यहां पर क्या है? इनकम टैक्स एक्ट में जब फर्म वर्ड आएगा तो समझ लो पार्टनरशिप फर्म की बात हो रही है। ओके, ठीक है जी। ये भी अपनी इनकम पर खुद टैक्स अलग से पे करेगी। चौथा कंपनी। कंपनी भी अपने आप में अलग पर्सन है इनकम टैक्स में।
अपनी इनकम पर टैक्स कंपनी खुद पे करेगी। इसके अलावा एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, अभी समझते हैं ये क्या होता है, और बस इतने बहुत है, इतने पर्सन बहुत है, सब इसमें कवर हो जाते हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एक लोकल अथॉरिटी और कर लो चलो, लोकल अथॉरिटी का मतलब होता है जैसे शहरों में कमेटी होती है ना, मार्केट कमेटी वगैरह, गांव में पंचायत होती है, वो लोकल अथॉरिटी होती है। ठीक है, ये सब लोग पर्सन हैं। हमने सभी को समझ लिया, बस एओपी बीओआई नहीं समझा। एसोसिएशन ऑफ पर्सन को शॉर्ट फॉर्म में एओपी बोलते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को हम शॉर्ट फॉर्म में बीओआई बोल देते हैं। ये नहीं समझा, बाकी सब समझ लिए। ये भी क्यों छोड़ने हैं, हम नोट्स के अंदर ही इसको समझेंगे। हम पर्सन समझ रहे थे, हमने इंडिविजुअल समझ लिया, हमने एचएफ देख लिया, हमने कंपनी देख लिया, हमने फर्म देख लिया, हम देख रहे हैं अब एसोसिएशन ऑफ पर्सन को। एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या होता है, इसको डिटेल में देखेंगे प्लीज भाई। पहले हम देखते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एओपी, देखो भाई, जब कोई दो या दो से ज्यादा लोग मिल जाएं, जब कोई दो या दो से ज्यादा लोग मिल जाएं और मिलकर कोई भी वेंचर स्टार्ट करें, मिलकर कोई भी वेंचर स्टार्ट करें, काइंड ऑफ जॉइंट वेंचर, मतलब इकट्ठे कोई बिजनेस शुरू किया है, लेकिन वो उस बिजनेस को पार्टनरशिप फर्म की रूपरेखा नहीं देना चाहते, उस बिजनेस को उन्होंने पार्टनरशिप फर्म नहीं बनाया। है वो बिजनेस, ठीक है, तो वो एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन होगा। बिजनेस नहीं भी किया, मान लो कोई ट्रस्ट बना लिया या कोई सोसाइटी बना ली, वो भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है। जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कोई भी वेंचर शुरू करे, चाहे वो बिजनेस हो, प्रॉफिट मेकिंग हो, या कोई ट्रस्ट वगैरह, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह बनाए, तो वो भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। ये लोग मिले हैं आपस में, एसोसिएशन बनी है और एसोसिएशन बनाकर कोई काम कर रही है, वेदर प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिटेबल। समझ गए आप? एक चीज यहां पर गौर करने वाली है कि लोग इंटेंशनली मिलेंगे, मतलब अपनी इच्छा से लोग जुड़ते हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन में कोई जबरदस्ती नहीं होती, कोई कानूनी रूप से नहीं जुड़ते। कानूनी रूप मतलब गवर्नमेंट नहीं बोलती है, कानून नहीं बोलता कि जाओ भैया इकट्ठे हुए काम करो, अपनी मर्जी से इकट्ठे हुए काम करते हैं। ये तो हो गई एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इंपॉर्टेंट ये भी है इसके अंदर, जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन के जो मेंबर्स है ना, वो इंडिविजुअल तो हो ही सकते हैं, मतलब ह्यूमन बीइंग्स तो मिलकर काम कर ही सकते हैं। वो किसी पार्टनरशिप फर्म को भी पार्टनर बना सकते हैं, वो किसी कंपनी को भी अपनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन में मेंबर बना सकते हैं। मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मेंबर सिर्फ इंडिविजुअल हो जरूरी नहीं है, फर्म, कंपनी, ये लोग भी मेंबर हो सकते हैं। इसीलिए एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहा है, इंडिविजुअल नहीं कहा। अगर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल कहते तो उसमें सिर्फ इंडिविजुअल आते, पर्सन कहा है इसमें सभी पर्सन आ जाएंगे, जिनके अभी हम नाम ऊपर पढ़ के आए हैं, वो सारे पर्सन इसमें मेंबर बन सकते हैं। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, जिसे हम कहते हैं बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इसमें क्या है? पहली बात तो ये ड्यू टू लॉ बनती है, ड्यू टू लॉ। एग्जाम्पल, मान लो एक फादर के पास प्रॉपर्टी थी और फादर हो गए एक्सपायर, उस प्रॉपर्टी का रेंट आया करता था। जैसे ही फादर एक्सपायर हुए, एक बेटे का नाम तो ए है, दूसरे बेटे का नाम बी है, अब ये प्रॉपर्टी ज्वाइंट हो गई, अब ये प्रॉपर्टी दोनों की ज्वाइंट हो गई।
अब जो ये जो रेंट आता है, इस रेंट में ए का भी हिस्सा है और बी का भी हिस्सा है। फादर के नाम प्रॉपर्टी थी, किराया आया करता था, फादर साहब एक्सपायर हो गए, 2 बेटे थे, अब वो किराया दोनों बेटों के पास जाता है, दोनों बेटे उसके ज्वाइंट ओनर है, क्योंकि भी बंटवारा नहीं हुआ है अज्यूम करो, तो ज्वाइंट ओनरशिप में प्रॉपर्टी है। नाउ दिस इनकम कॉल्ड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स इनकम, ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की इनकम है, ना तो सन ए की है पर्सनल, ना सन बी की है पर्सनल, तो एज एन इंडिविजुअल ये इस पर टैक्स नहीं देंगे, ये एज एन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इस पर टैक्स देंगे। अज्यूम करो कि एक मेल मेंबर है जो इनकम अर्न करता था, उसका बिजनेस था, वो एक्सपायर हो गया, पीछे उसकी विडो है मान लो, ठीक है, और उसके 2-3 माइनर बच्चे हैं या कोई एडल्ट है मान लो, तो उस परिवार की इनकम हो गई, अब वो क्या है, वो भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कहलाएगी। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज कानून में यही रूल लिखा हुआ है कि अगर फादर एक्सपायर हो गया तो इनहेरिटेंस के थ्रू उसकी संतान के पास या उसकी वाइफ के पास चीज जाएगी, तो अगर वो ज्वाइंटली ओन कर रही है या ज्वाइंटली ओन दोनों बेटे कर रहे हैं, देन इट बिकम्स बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो ड्यू टू लॉ इंटेंशनली दोनों बेटे उस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बने थे, दोनों ने मिलकर प्रॉपर्टी नहीं ली थी, वो ये तो अनइंटेंशनली, वो फादर साहब एक्सपायर हो गए, इस कारण क्या है, वो उस प्रॉपर्टी के मालिक ज्वाइंटली बने। यही चीज है ना, ड्यू टू लॉ होता है। अब इसमें एक चीज और खास बात है कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के जो मेंबर ओनली इंडिविजुअली हो सकते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म कंपनी वगैरह तो इसमें मेंबर हो नहीं सकती, इसीलिए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कहा गया। इंडिविजुअल्स की बॉडी है, सभी बॉडी ऑफ पर्सन नहीं का, कोई भी व्यक्ति इसमें मेंबर नहीं बन सकता। तो ये मैंने आपको मीनिंग बताया है एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का, ठीक है। तो आप नोट्स में पढ़ोगे तो आपको यही चीज मिलेगी, ये आपका होमवर्क है कि आपने खुद इसको पढ़ना है। अब जो हमारा अगला है टॉपिक वो है एसएससी की डेफिनेशन। अब देखिए एसएससी क्या होता है। अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, हर वो व्यक्ति जिसकी इनकम इनकम टैक्स एक्ट में असेसेबल है, जिसकी इनकम की कैलकुलेशन हम इनकम टैक्स एक्ट में कर रहे हैं, उसे हम एसएससी कह सकते हैं, ठीक है। एसएससी मतलब जिसकी इनकम क्या है, असेसेबल है। अब चाहे वो खुद अपनी इनकम की असेसमेंट करवाए या फिर इनकम टैक्स एक्ट में कोई प्रोसीडिंग चल रही है, प्रोसीडिंग के अकॉर्डिंग उस पर क्या है, मान लो इसकी इनकम की असेसमेंट की जा रही है, तो वो सभी लोग क्या कहलाएंगे, एसएससी कहलाएंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत? डेफिनेशन पढ़ लो। एसएससी मींस अ पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और एनी अदर सम मनी से इंटरेस्ट और पेनल्टी इज पेबल अंडर दिस एक्ट। कोई टैक्स पेबल हो या कोई और, मान लो कोई ब्याज या कोई पेनल्टी लग गई उसके ऊपर, तो एसएससी कहलाएगा। एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन। कोई भी कार्रवाई चल रही हो, चाहे उसकी इनकम की असेसमेंट हो रही हो, चाहे उसका कोई जो कह रहा है कि मेरा इतना लॉस आया जी, इनकम टैक्स एक्ट कहते इतना लॉस तो नहीं है, कम लॉस होना चाहिए, तो ऐसी कोई डिटर्मिनेशन चल रही हो, या उसको कितना रिफंड देना है इनकम टैक्स में, कई बार टीडीएस ज्यादा कट जाता है, आगे पढ़ेंगे हम टीडीएस क्या होता है, तो कोई रिफंड देना है, वो कोई काम चल रहा हो, मतलब कोई भी कार्रवाई चल रही हो, कोई भी कार्रवाई इनकम टैक्स एक्ट में अगर उसकी हो रही है तो एसएससी है इनकम टैक्स एक्ट में। एक होता है डीम्ड एसएससी, एक होता है रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। डीम्ड एसएससी या रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या है कि जब आप अपनी इनकम के ऊपर तो मान लो दे रहे हो टैक्स, आपकी तो कैलकुलेशन चल ही रही है, किसी और के भी आप एसएससी माने जाते हो। जैसे कोई मान लो कोई माइनर बच्चा है, उसकी कोई इनकम है, वो कोई परफॉर्म कर रहा है कहीं, या कोई और उसको इनकम आ रही है, उस इनकम पर भी टैक्स कौन देगा, उसका लीगल गार्डियन देगा। तो जो लीगल गार्डियन है वो खुद तो एसएससी अपने लिए है ही है, प्लस उस माइनर बच्चे का भी डीम्ड एसएससी हो गया या रिप्रेजेंटेटिव एसएससी हो गया। कोई लुनेटिक है, मान लो कोई दिमागी रूप से कोई सनकी है या इडियट है या बेवकूफ है, जो मर्जी समझ लो, पागल इंसान है, मान लो कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन है, तो उसकी इनकम, कोई सपोज उसको इनकम है, कोई प्रॉपर्टी उसके नाम है, उसकी इनकम आती है, उस पर टैक्स लगता है, वो खुद तो दे नहीं पाएगा, खुद का तो उसका माइंड मतलब काम नहीं कर रहा, तो उसका भी कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा, तो वो डीम्ड एसएससी होगा, ठीक है। एसएससी इन डिफॉल्ट का मतलब है कि जो ऐसा एसएससी जो
कानूनी कार्रवाई को नहीं मान रहा, कानून की लीगल कॉम्प्लायंस को पूरा नहीं कर रहा, वो इनकम टैक्स में एसएससी इन डिफॉल्ट है। समझ गए? तो एसएससी का मतलब हमें यहां से क्लियर होता है। तो हम कह सकते हैं कि इनकम टैक्स में जो पर्सन है वो एसएससी होते हैं, बट सारे पर्सन एसएससी होते ये नहीं कह सकते। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम है ही नहीं, बिल्कुल नहीं कमाते या बहुत थोड़ा कमाते हैं, तो इनकम टैक्स में वो एसएससी नहीं है। तो हम नीचे आपको लाइन दिखेगी कि एवरी पर्सन, एवरी एसएससी इज ए पर्सन बट एवरी पर्सन नीड नॉट बी एन एसएससी। हर व्यक्ति एसएससी जरूरी नहीं है, लेकिन हर एसएससी व्यक्ति जरूर है। ठीक है जी? तो ये हमारा मेन क्या है, यहां पर एसएससी का मीनिंग क्लियर हो जाता है, इनकम टैक्स का हमने मीनिंग क्लियर कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं इनकम की। अब थोड़ा ध्यान से समझना भाई, हमें पता है इनकम टैक्स इनकम पर लगने वाला टैक्स है। अब ये इनकम कितनी तरह की हो सकती है? पहली बात, इनकम हमेशा कमाई जाती है। कैपिटल रिसीट को हम इनकम नहीं कहेंगे। कैपिटल रिसीट का मतलब आपने लोन लिया, आपको पैसे मिले, क्या ये इनकम है? तो पैसे मिलना हमेशा इनकम नहीं होती, इनकम कमाई जाती है। कैपिटल रिसीट्स को आपने प्रॉपर्टी बेच दी, अपनी प्रॉपर्टी बेचकर जो प्रॉफिट आया वो तो इनकम हो सकती है, लेकिन आपने अपनी प्रॉपर्टी 50 लाख में बेची है, तो 50 लाख सारे के सारे रुपए क्या आपकी इनकम है? उसमें से कुछ रुपए आपकी इनकम हो सकती है, तो 50 लाख सारे तो इनकम नहीं है, ये कैपिटल रिसीट है। तो ये क्या है? इनकम नहीं होती, ओनली रिवेन्यू रिसीट्स, जब कमाई करते हो वो इनकम होती है। अब इनकम बहुत तरह की हो सकती है इनकम टैक्स एक्ट में। आप किसी के यहां काम करते हो, आपकी सैलरी मिलती है, आपकी इनकम हो सकती है। आपको कमीशन मिलता है, ये भी आपकी इनकम हो सकती है। गेटिंग? इसके अलावा आपको कोई किराया आ रहा है, कोई आप बिजनेस चला रहे हो, कोई आप टीचर हो, मान लो आपकी टीचिंग की इनकम है, आपकी कोई लॉटरी लग गई, आप कोई प्रोफेशनल हो, प्रोफेशनल कोई इनकम आ गई आपको। ठीक है? आपको कोई ब्याज की इनकम आ रही है, मान लो इंटरेस्ट की इनकम है। इस तरह आपकी बहुत तरह की इनकम हो सकती है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अब लिमिट नहीं है तो इनकम टैक्स में तो हमें इनकम निकालना सीखना है। इनकम टैक्स में तो हमें इनकम निकालना सीखना है, तो सिस्टम तो कोई ना कोई बनाना पड़ेगा। सिस्टम बना दिया गया। इनकम टैक्स एक्ट में जितनी भी इनकम होती है उनको 5 हेड्स में डिवाइड किया गया। 5 हेड में डिवाइड किया हमने। हेड्स ऑफ इनकम मतलब इनकम टैक्स में इन्हीं हेड्स में इनकम निकलेगी। एक तो हेड बना दिया इनकम अंडर द हेड, U/H का मतलब अंडर द हेड सैलरी। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के यहां काम करता है, एम्प्लॉयर के यहां काम करता है, तो एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को उसकी सर्विस के बदले जो भी इनकम मिलेगी, चाहे वो तनख्वाह के नाम से पैसा मिले, चाहे बोनस मिले, कोई अलाउंस मिले, ओवर टाइम अलाउंस मिले, कमीशन मिले, अगर एम्प्लॉयर को उसके एम्प्लॉय को पेमेंट जा रही है उसकी सर्विस के बदले, तो वो सैलरी की इनकम कहलाएगी। एक है इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, इसमें अगर आप अपना घर किराए पर देते हो, क्या पराया घर किराए पर दे सकते हो? बिल्कुल दे सकते हो। किराए पर लेकर घर आगे किराए पर दे सकते हो, बट उसकी बात नहीं हो रही यहां पर। अगर आप अपना घर किराए पर देते हो और आपके किराए की इनकम आती है, वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है। अगला है इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में पीजीबीपी बोलेंगे हम, पीजीबीपी, प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है? पीजीबीपी की इनकम। अगर आप कोई बिजनेसमैन हो, आपके बिजनेस की इनकम है या प्रोफेशन की इनकम है? प्रोफेशनल तो हो गए, जैसे मान लो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है या मान लो कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, ये प्रोफेशनल्स हो गए, इनकी प्रोफेशंस की इनकम भी हो सकती है। और जो बिजनेसमैन है, जो माल बनाकर बेचते हैं या खरीद कर बेचते हैं, ट्रेडर है या मैन्युफैक्चरर है, वो क्या है? बिजनेसमैन कहलाएंगे।
तो बिजनेस की इनकम हो या प्रोफेशन की इनकम हो, वो इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी आएगी। पीजीबीपी के अंदर उसकी इनकम निकालना सीखेंगे। इसके बाद में है इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में अगर आप अपनी कोई एसेट बेचते हो, अगर आप अपनी कोई एसेट बेचते हो, एसेट बेचकर आने वाली इनकम कैपिटल गेन में आएगी। आपने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, कोई गोल्ड बेचा है, उससे इनकम आई है, वो सारी इनकम कैपिटल गेन में आएगी। और बाकी छोटी मोटी अगर कोई भी इनकम बच गई, वो सारी की सारी, वो सारी इनकम आपकी इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज में कवर होगी। मतलब ये आपका रेजिडुअरी हेड है। बाकी सारी बची खुची इनकम, एग्जांपल, आपके पास पैसा फालतू पड़ा था, आपने किसी को ब्याज पर दे दिया। आपका बिजनेस नहीं है ब्याज पर देना, बिजनेस कोई और करते हो आप, पैसे एक्स्ट्रा पड़े थे, ब्याज पर दे दिया, बैंक में जमा करा दिए, वहां से ब्याज आ गया मान लो आपको, ठीक है, समझ रहे हो? तो ये सारी इनकम कहां आएगी? अदर सोर्स में। आप कहीं लॉटरी लगी आपकी, तो वो यहां पर आएगी। आप केबीसी खेलने चले गए, वहां से कोई प्राइज जीत के ले आए, वो भी अदर सोर्स की इनकम है। कोई कैसीनो चला गया, लीगली गैम्बलिंग की उसने, लीगली, कोई इलीगल कोई सट्टा खेलता है, वो यहां नहीं आएगा। इलीगल मनी तो अलग होगी ना, ठीक। हालांकि इलीगल मनी भी इनकम में आती है, उसकी बात भी करेंगे। बट कोई लीगली, कोई मान लो कैसीनो में गया, वहां कोई जुआ भी कुछ बाई चांस कुछ जीत गया, बाई चांस जीतता है, बाकी तो जुआरी हमेशा खोता ही है नॉर्मली तो, बट जीत गया मान लो, तो वो भी क्या है? इनकम, अदर सोर्स की इनकम हो गई। किसी ने किराए पर लेकर घर किराए पर दे दिया, क्योंकि वहां छोड़ दिया था ना हमने हाउस प्रॉपर्टी में, हमने कहा अपना घर होना चाहिए, बट किराए पर लिया 10,000 में, किराए पर दे दिया आगे 12,000 में, 2,000 रुपए कमा लिए, अदर सोर्स की इनकम है। कोई छोटा मोटा कहीं से कमीशन कमा लिया, कोई ब्रोकरेज कमा ली, अदर सोर्स की इनकम है। समझ गया मेरी बात को? ये सब अदर सोर्स में आएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक? ओके। तो इनकम टैक्स में हम इनकम निकालना कैसे सीखें, उसको सिस्टमेटिक बनाना पड़ेगा। इस तरीके से हमने सिस्टमेटिक बनाया है, हमने इसको पांचों हेड में डिवाइड किया। अब ये हमारी हेल्प कर देता है समझने में। कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक? हेल्प कैसे कर देगा? बिकॉज हम एक हेड को उठाएंगे, उसकी सारी बातें डिटेल में समझ लेंगे, फिर दूसरे हेड को, फिर तीसरे हेड को। वो जो न्यूमरस इनकम्स थी, बहुत तरह की इनकम्स की, हर इनकम को अलग अलग समझने की जरूरत नहीं है। एक एक हेड को उठाएंगे, उसको समझ लेंगे। बताओ कोई प्रॉब्लम? तो अब समझना ध्यान से, अगर हमें इनकम टैक्स एक्ट में किसी व्यक्ति की इनकम निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम कैसे होता है, हम उसकी सैलरी की इनकम निकालना सीख जाएंगे। अभी तो हमें कुछ नहीं आता, अभी तो हमने कुछ सीखा नहीं है, बट आगे जब धीरे धीरे हर इनकम को निकालने सीखेंगे तो उसके बाद क्या होने वाला को स्ट्रक्चर बता रहा हूं। सैलरी की इनकम निकालना सीख गए, आपको सैलरी की इनकम पता लग जाएगी। ऐसे ही हाउस प्रॉपर्टी, H/P को हम HP बोल देंगे, हाउस प्रॉपर्टी। ऐसे ही PGBP की इनकम निकालना सीख जाएंगे। सेम कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस, ठीक है। हो सकता है एक व्यक्ति की सभी हेड की इनकम आती हो। एक व्यक्ति क्या है, जॉब भी लगा हुआ है, उसका पार्ट टाइम बिजनेस भी चल रहा है, कोई घर पड़े हैं 2-3 उसके पास किराए पर दे रखे, किराए की इनकम आती है। साल में 2-4 जमीन के सौदे कर लेता है, वो प्रॉपर्टी खरीद बेच कर लेता है, कैपिटल गेन की इनकम भी आ जाती है। बाकी लोगों को कोई ब्याज पे पैसा दिया, ब्याज आ जाता है, कोई कमीशन आ जाता है, इस तरह के काम भी होते रहते हैं। तो हो सकता है किसी व्यक्ति के 5 हेड की इनकम आ रही हो सकता है किसी की एक ही हेड की इनकम आ रही हो। तो जो भी है, जितने भी हेड की इनकम है वो आप यहां पर लिख लोगे। इसे कहते हैं हम ग्रोस टोटल इनकम, शॉर्ट फॉर्म में GTI। क्या कहेंगे? GTI, ग्रोस टोटल इनकम। समझ गए? हर वो इनकम जो इनकम टैक्स में टैक्सेबल है वो यहां लिख लेंगे। क्या सारी इनकम टैक्सेबल होती है? कि जी सारी होती है, कुछ छोड़ा थोड़ी है हमने, सब कुछ तो ले लिया। नौकरी वाले की सैलरी ले ली, बिजनेस वाले का बिजनेस, कोई किराए की इनकम है वो भी ले ली, प्रॉपर्टी खरीद बेच कर इनकम ले ली, कराई, वो भी यहां पर आ गई, और बाकी छोटी मोटी जो बच गई वो सब अदर सोर्स में डाल दी। बट नहीं, फिर भी कुछ इनकम ऐसी है जो इनकम टैक्स एक्ट में एग्जम्प्ट होती है।
इनकम टैक्स एक्ट में कुछ इनकम एग्जम्प्ट होती है, और मैं आपको बता दूं उसका सेक्शन है सेक्शन 10। एग्जम्प्ट इनकम किसमें है? सेक्शन 10 में। सेक्शन 10 में ऐसी बहुत सारी इनकम्स के बारे में लिखा हुआ है कि भाई ये इनकम तो इनकम टैक्स एक्ट में एग्जम्प्ट है, और अगर एग्जम्प्ट है ना तो वो इन पांचों हेड में कहीं नहीं आएगी। एग्जाम्पल एग्रीकल्चर इनकम हम देखेंगे आगे जाके एग्जम्प्ट होती है। एग्जाम्पल खेती की कमाई नहीं, आपने खेती की जमीन बेची मान लो, वो भी एग्जम्प्ट है। कंपनी से मिलने वाला डिविडेंड एग्जम्प्ट है। इंटरेस्ट की इनकम कुछ केस में एग्जम्प्ट हो सकती है, देखेंगे आगे जाकर। समझ रहे हो मेरी बात को? इस तरीके की और भी बहुत सारी एग्जम्प्ट इनकम है, हम पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे। तो एग्जम्प्ट इनकम को तो इनकम में लेना ही नहीं है। एग्जम्प्ट इनकम तो इन पांचों हेड में कहीं आएगी ही नहीं, जिस पे टैक्स ही नहीं है तो इसे इनकम में क्यों लेकर आना? तो वो प्रैक्टिकली तो इनकम है हमारी, आपको खेती कमाई मिली, इनकम तो है, लेकिन इनकम टैक्स में इनकम नहीं है वो, उसको मत लिखना यहां पर, उसे अपना बाहर अलग रखो चाहे। समझ गए मेरी बात को? इनकम टैक्स एक्ट में हमारा इनकम से मतलब केवल उस इनकम पर है जिस पर टैक्स लगना है। एग्जम्प्ट इनकम को इनकम में नहीं लेकर आना। ठीक है जी, नहीं लेकर आएंगे। एक वर्ड और सिखाना है आपको, एक वर्ड और सिखाना है, वो वर्ड है डिडक्शंस का। एक तो होती है एग्जम्प्ट इनकम, एग्जम्प्ट इनकम तो इनकम में आती ही नहीं। एक होती है डिडक्शन, डिडक्शन जो इनकम में तो आएगी एक बारी, इन हेड्स में एक बारी तो आएगी, लेकिन बाद में ग्रोस टोटल इनकम में से आप उसको लेस कर देना। डिडक्शंस हमारे पास सेक्शन 80C से लेकर 80U तक सेक्शंस हैं जो कहते हैं कि आपको कुछ चीजों की डिडक्शंस मिलेगी। कुछ तो इनकम्स हैं जो आपने पहले ऊपर जोड़ी है, नीचे माफ हो जाएगी। जैसे सेविंग खाते का ब्याज है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, टॉपिक तो बहुत बड़ा है, एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे आपके बैंक में सेविंग अकाउंट है, उसका ब्याज है, वो ब्याज की इनकम एक बार अदर सोर्स में आती है, फिर यहां 80C से लेकर 80U में एक सेक्शन आता है 80TTA, उसमें वो माफ हो जाता है 10,000 रुपए तक का। इस तरीके से कुछ तो इनकम माफ हो जाएगी यहां पर। कई खर्चे हैं जो अलाउड हो जाएंगे, पर्सनल खर्चे। अब एक बात बताओ, एक चीज और सोचना, आपकी सैलरी है पूरे साल की मान लो 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए घर पर लाते हो, और जो भाई साहब ये 10 लाख रुपए कमाते हैं वो शादीशुदा हैं, और जो उनकी मैडम है उनको बड़ा शौक है ज्वेलरी का, वो 10 लाख रुपए लेकर आता है, उसमें से मान लो 5 लाख की तो ज्वेलरी ले ली, 3 लाख घर पे वैसे खर्च कर दिए, गेटिंग, और जो 2 लाख बचे थे वो भी कहां, यहां वहां पार्टी वूटी में, पार्टी वार्टी में लगा दिए, कोई व्हीकल ले आया, ऐसे खर्च कर दिए। एक बंदे ने 10 लाख की सैलरी पूरी खर्च कर दी पूरे साल में, तो क्या उस पर इनकम टैक्स लगेगा? लगेगा नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। क्यों नहीं लगेगा भाई? आपने 10 लाख रुपए कमाए हैं इस देश के अंदर रहते हुए, उस पर इनकम टैक्स भरो, बाकी पैसा जो मर्जी करो, चाहे चाहे आग लगा दो, सरकार को फर्क नहीं पड़ता। सरकार कहती है आपने इनकम कमा ली ना, उस पर इनकम टैक्स दे दो। उसके बाद ये सब तो आपके पर्सनल खर्चे हैं, आप चाहे गाड़ी लाओ, बीवी को ज्वेलरी लाके दो, या घर के गुल्लक में सेव करके रख लो, या किसी बैंक में जमा करा दो, वो आपका डिसीजन है, लेकिन हमें इनकम टैक्स दे दो इनकम के ऊपर। खर्च जहां मर्जी करो, मतलब पर्सनल खर्चे लेस तो नहीं होते ना, वो तो बाद में आप खर्च करो ना करो आपकी मर्जी है। लेकिन कुछ ऐसे खर्चे हैं जो सरकार चाहती है कि आप करो, भलाई है, जैसे आपका जीवन बीमा। देखो आपका आपने सैलरी कमाई, वो सेम एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं, आपने सैलरी कमाई 10 लाख रुपए, अब 10 लाख रुपए पर आपने टैक्स दे दिया, मान लो 10 लाख के ऊपर आपका टैक्स बना, सपोज कीजिए 1 लाख रुपए टैक्स बन गया, आपने 1 लाख टैक्स दे दिया, 9 लाख घर पर ले आए, अब 9 लाख रुपए आपके इन हैंड आ गए, आप 9 लाख रुपए जहां मर्जी खर्च करो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि हर व्यक्ति अपना बीमा करवाए।
अच्छी बात है, किसी का कोई डेथ हो जाए तो उसके पीछे परिवार जो डिपेंडेंट है उसके ऊपर, वो लोग भूखे ना मरे, बीमे की राशि से उनका काम चल जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो लोग करवाते नहीं है। मोटिवेट करना था गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने कैसे मोटिवेट किया कि देखो भाई, पर्सनल खर्चे वैसे तो अलाउड होते नहीं, आप बीमा करवा लो, जितने रुपए बीमे के दोगे ना हम आपको माफ कर देंगे इनकम टैक्स एक्ट में। उसने 1 लाख रुपए बीमे के पेमेंट कर दी, तो उसने कहा देख भाई, वैसे तो हम पर्सनल लेस नहीं करते, लेकिन तूने बीमा करवाया है, हमारे कहने पर बीमा करवाया है, तो 10 लाख में से 1 लाख की छूट दे दी तेरे को। यह बात लिखी है सेक्शन 80C में। बच्चों के स्कूल कॉलेज की फीस भरो, माफ कर देंगे। हालांकि बच्चों की स्कूल फीस भरना आपका पर्सनल खर्चा है, वो लेस नहीं होना चाहिए था, जैसे अभी हमने जिक्र किया था, बट वो मोटिवेट करती है सरकार कि ये देश के लिए अच्छा है, एजुकेशन बढ़े, तो माफ कर देंगे। हर व्यक्ति का अपना घर होना चाहिए। अपना घर नहीं है, चाहे हाउस लोन लेकर घर ले लो, हाउस लोन के जो किस्त भरोगे उसकी छूट दे देंगे आपको। इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं सिर्फ आपको यह कहना चाह रहा हूं, आपने इनकम कमाई, उस इनकम टैक्स देना चाहिए था, बट कुछ इनकम्स या कुछ खर्चों की, कुछ इनकम्स जैसे ब्याज की छूट दिलवाई आपको, सेविंग के ब्याज की, और कुछ खर्चों की डिडक्शन मिल जाती है नीचे। और डिडक्शन लेने के बाद जो इनकम बचती है ना, इसको हम बोलते हैं टोटल इनकम। क्या कहते हैं? टोटल इनकम। इसका दूसरा नाम है टैक्सेबल इनकम। इस पर लगेगा टैक्स। तो अब आपको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा एग्जम्प्ट इनकम का और डिडक्शन का। एग्जम्प्ट इनकम तो इनकम में आती ही नहीं है, किसी हेड में आती ही नहीं। डिडक्शंस, जो पैसा आप इनकम में जोड़ चुके हो उसमें से बाद में लेस होता है। और ग्रोस टोटल इनकम में से जब आप डिडक्शंस घटा देते हो, फिर जो इनकम बचती है जिसको हम टोटल इनकम कहते हैं, इसके ऊपर लगता है टैक्स। और टैक्स किस रेट से लगेगा वो फाइनेंस एक्ट बताता है हमें। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बताइए यहां तक कोई भी दिक्कत आपको? ठीक है जी, मेरे हिसाब से आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहां पर हमने ओवरऑल ये चैप्टर मेन कवर कर लिया। अब इसके बाद हमने एक स्लैब रेट्स डिस्कस करनी है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि भाई कितनी इनकम माफ होती है, किसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा।